जेड स्कोर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा, अगर डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस डेटा में आउटलायर्स निकालने वाला काम करता है। अगर आपके डेटा में कोई भी आउटलायर है, जैसे हमने कल देखा था कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को मीन के अराउंड अगर हम समझते हैं तो 1 सिग्मा में हमारा लगभग 68% आ जाता है, 2 सिग्मा में लगभग 94% आ जाता है, और 3 सिग्मा के अंदर लगभग हमारा 99% आ जाता है। ठीक है। तो अब जो हमारा 0.3%, 0.03% डेटा बचता है, उन्हीं में कोई आउटलायर रह गया होगा। तो अगर उन्हीं आउटलायर को अगर आप एग्जैक्टली निकालना चाहते हैं रादर देन लमसम और अराउंड, तो आप जेड स्कोर कॉन्सेप्ट का यूज करके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में जितने भी आउटलायर्स हैं वो आप अपना निकाल सकते हैं। अब आउटलायर निकालने के लिए एक तरीका हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आई क्यू आर अप्रोच, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो आई क्यू आर अप्रोच से भी हम क्या निकालते हैं, आउटलायर निकालते हैं, और जेड स्कोर टेक्निक से भी आउटलायर निकालेंगे। डिफरेंस दोनों में सिर्फ ये होता है कि ये जो टेक्निक है ये हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर आपका डेटा स्क्यूड है, चाहे वो नॉर्मली है, चाहे वो लेफ्ट है, चाहे राइट है, अगर स्क्यूड वाला है, स्पेसिफिक सिनेरियो है, तो आईक्यू और अप्रोच उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का आउटलायर निकालने के लिए रिकमेंडेड अप्रोच होती है जेड स्कोर, और स्क्यूड अगर डेटा आपके पास है उसमें आउटलायर निकालने के लिए अप्रोच हमारी बढ़िया होती है आईक्यू आर वाली। ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे इस पर काम किया जाता है आईक्यू आर वाली अप्रोच पर। सबसे पीछे तो इस अप्रोच में जो मैथमेटिकल फार्मूला यूज होता है वो फार्मूला हमारा है, कोई भी डेटा पॉइंट एक्स आई, आईएथ डेटा पॉइंट हो गया आपके ग्रुप का। एक्स मान लो ग्रुप का नाम है, एक जनरल बात अगर कहें तो। आई मतलब उसका आईएथ डेटा पॉइंट, माइनस म्यू, उसका मीन निकालेंगे, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। अब इसकी वैल्यू हम मान लो जेड मान लेते हैं। ठीक है। अब रूल होता है कि इफ जेड वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स 3 सिग्मा रूल के बाहर चली गई है, तो उसको हम जनरली आउटलायर कंसीडर कर लेते हैं। और कोई वैल्यू या कोई भी वैल्यू लेस देन है -3 के, तो उसको आउटलायर कंसीडर किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर कोड में करके देखते हैं इसको, ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो कल जो हमने थोड़ा बहुत कोड लिखा था उसी को उठा लेते हैं। अब 1000 तो ज्यादा हो जाएगा। चलो, मैंने इसमें 10 वैल्यूज लिस्ट के अंदर रखी हैं, और इस तरह से रखी हैं 10 वैल्यू लिस्ट के अंदर कि ये 10 वैल्यू को अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूंगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू नजर आएंगी। अब इसको चलाने के बाद मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूं। अब आपकी कुछ और आई होंगी, मेरी कुछ और आई होंगी, बट ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इंटेंशनली इस लिस्ट के जीरो इंडेक्स पर अपनी तरफ से कोई वैल्यू, लेटर सपोज मैंने डाल दी यहां पर 100, और एक
सबसे आखिरी इंडेक्स पे डाल दी -100। उसके बाद फिर लिस्ट को प्रिंट कराया। तो एक्सपेरिमेंट मैंने ये करा इसमें कि पहले तो मैंने एक लिस्ट बनाई। साइज बहुत छोटा है, अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। साइज थोड़ा ज्यादा हो तो अच्छे रिजल्ट ज्यादा आते हैं। ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, एक लिस्ट बनाई जिसमें 10 वैल्यूज डाली, और वो 10 वैल्यूज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। उसके बाद मैंने जीरो इंडेक्स पर कोई बड़ी वैल्यू डाल दी, और सबसे आखिरी इंडेक्स पर मैंने कोई बहुत छोटी वैल्यू डाल दी, ये सोचते हुए कि ये हमारे आउटलायर हैं हमारे डेटा के अंदर। अब हम जेड स्कोर से देखेंगे क्या ये आउटलायर हमारे आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। ठीक है। जेड स्कोर ये कहता है कि डेटा का साइज आपके पास 30+ होगा तो मैं ज्यादा अच्छा काम करता हूँ। 30+ अगर डेटा का साइज है तो मैं अच्छा काम करता हूँ, उससे कम है तो आप IQR के साथ जा सकते हैं। अब ये आउटलायर दिख रहा है मुझे, वो आउटलायर दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, हर वैल्यू का जेड स्कोर निकालना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अभी हम देख पा रहे हैं, मान के चलते हैं कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमें तो बस एक लिस्ट दी गई है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, और कहा गया है बताओ कौन सी वैल्यू आउटलायर है। तो अब मैं हर वैल्यू का जेड स्कोर निकालूंगा, इसका भी निकालूंगा, इसका भी निकालूंगा, सबका निकालूंगा। जिस वैल्यू का जेड स्कोर -3 से +3 के रेंज में आएगा वो तो वैल्यू सही मानी जाएगी। अगर किसी भी वैल्यू का जेड स्कोर इस रेंज के बाहर आया तो वो फिर आउटलायर कंसीडर होगा। तो अब क्या करते हैं, इस लिस्ट को एक लूप में लेकर आते हैं यहाँ पे, ताकि एक एक एलिमेंट पर कंट्रोल किया जा सके। और आई इन लिस्ट, तो इससे एक एक एलिमेंट हमारे यहाँ पर आता जाएगा। चेयर ले लो, है तो बैठ जाओ। चेयर लेके नहीं बैठ सकते हो? नहीं, आप देख लो, आपको अगर लग रहा है ठीक है तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो बढ़िया, एक चेयर बचेगी हमारी, एक बच्चा और बैठ जाएगा आगे तो अब हमने क्या करा, एक लूप लगाया। इस लूप में इस लिस्ट की एक एक वैल्यू आती जाएगी। अब इस वैल्यू पर जेड स्कोर का फंक्शन लगाएंगे। तो जेड स्कोर का फंक्शन है ith वैल्यू माइनस मीन ऑफ योर ग्रुप। तो ग्रुप का मीन निकाल लेते हैं पहले, अलग निकाल के रख लेते हैं। मान लीजिए मीन कोई वेरिएबल बना लिया, और स्टैट्स लाइब्रेरी के अंदर मीन नाम का ही फंक्शन था, इसमें अपनी लिस्ट डाल दी। तो इस लिस्ट का मीन इस वेरिएबल में आ गया होगा। तो ith वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर लिस्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैट्स डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। एक काम करते हैं, इसको पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि लूप के अंदर चल रहा है तो बार बार कंप्यूट होगा, एफिशिएंसी थोड़ी पुअर रहेगी। तो लिस्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, मान लो एसटीडी वेरिएबल में रख लिया, और ये हमारा एसटीडी आ गया। अब ith वैल्यू का जेड स्कोर हमारा आता जाएगा। तो अभी हम इसमें कोई इफ एल्स नहीं लगा रहे, अभी बस प्रिंट करके सारे जेड स्कोर को देख लेते हैं कि क्या वो हमारे आ रहे हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जेड स्कोर इसका 2.12, उसके बाद 2 पॉइंट, यानी कि जो हमारा फार्मूला है थ्रेशोल्ड वाला -3 से +3 के बीच में, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें कोई भी आउटलायर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं यहां पर सिर्फ इसको ही रखूं, उसके बाद दोबारा चलाऊं, अभी भी कोई आउटलायर नहीं है। अब जो करते
लिस्ट के अंदर कम से कम आप अपने 30 एलिमेंट लेके चलो अच्छे रिजल्ट के लिए। अब इनको देखने का कोई साइंस है नहीं यहाँ पर, हम सीधा यहीं पर देखेंगे अब। ये देखो, पहला वाला हमारा ही आ गया। और अब अगर मैं इसको भी ओपन कर दूं तो ये देखो 3.78, और ये आया है -3 तो अब मैं यहाँ पर सबको प्रिंट ना कराकर इफ लगा रहा हूं। इफ जेड स्कोर इज greater than 3, तो ith एलिमेंट इज हाई आउटलायर। एंड इफ जेड स्कोर इज less than -3, तो ith एलिमेंट इज योर लो आउटलायर। दो आउटलायर इसके अंदर निकले, दिस एंड दिस। ये लो, तो जेड स्कोर अच्छा रिजल्ट देगा अगर आप साइज लिस्ट का 30 या अबव लेके चलते हैं। ठीक है, सिग्मा वाला रूल आ गया ना, 99.7% वैल्यू इसमें आ गई। अब जो उसके बाहर रह गई वो हमारा आउटलायर मान लेते हैं, मतलब एक इस तरह सोच लिया है लोगों ने। तो ये जो -3 + 3 है, ये एक स्टैंडर्ड है। आप अपने डोमेन के हिसाब से इसको 2, 2.5, 3.5 के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेते हैं कई बार, बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में इसी थ्रेशोल्ड से अपना काम हो जाता है। अब मान लीजिए आपके सामने जब आप इंटरव्यू देने गए तो एक सिचुएशन आपके सामने रख दी गई कि मेरे पास कोई एक ग्रुप है, इस ग्रुप में बहुत सारी वैल्यूज हैं। अब इसमें कोई एक एक्स आई नाम का ith एलिमेंट मान लेते हैं। जब मैंने आई क्यू आर अप्रोच अप्लाई करता हूं तो आई क्यू आर अप्रोच से जो ith एलिमेंट है वो आउटलायर आता है। और जब मैं इस ग्रुप पर जेड स्कोर अप्रोच लगाता हूं तो एक्स आई एलिमेंट आउटलायर नहीं आता है, वैलिड पॉइंट आता है। तो अब आप किसकी सुनेंगे, आई क्यू आर अप्रोच की सुनेंगे या जेड स्कोर की सुनेंगे? या सेम सिनेरियो वाइस वर्सा, किसी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जेड स्कोर ये कह रहा है आउटलायर है, आई क्यू आर कह रहा है नहीं सही है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने पर डिसीजन कैसे लिया जाए? चाहे ये बोले वो मना करे, चाहे वो बोले ये मना करे, दोनों बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, दोनों मना कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस और ज्यादा हो गया आउटलायर होने का। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली है तो आपको जेड स्कोर की सुननी है फिर। और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड वाला है या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो फिर आपको आई क्यू आर की सुननी है। दूसरा, अगर आपका सैंपल साइज छोटा है, 30 से भी कम है, तो आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए आई क्यू आर को। और अगर आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए जेड स्कोर वाले अप्रोच को। ठीक है, तो आप दोनों में जनरली कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो इस तरह से डिसीजन लिया जाना चाहिए। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के लिए 30+ सैंपल होने पर जेड स्कोर ही रिकमेंड किया जाता है। IQR सिर्फ स्क्यूड डेटा है, या अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और 30 से कम है तो फिर IQR को प्रेफर जनरली किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आने पर हम क्या करते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि किस अप्रोच के साथ हमें आगे जाना चाहिए। ठीक, तो ये कहानी हो गई हमारे भाई आउटलायर को डिटेक्ट करने की। 30 अब स्क्यूड है, स्क्यूड में तो हमेशा आपको IQR पे ही जाना है। जेड स्कोर यूज करने की पहली शर्त यही है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना ही चाहिए।
अगर स्क्यूड है, चाहे सैंपल छोटा है चाहे सैंपल बड़ा है, आपको आईक्यू और अप्रोच पे ही जाना है। ठीक है। थ्योरी देखते हैं इसकी। जेड स्कोर फॉर आउटलायर डिटेक्शन, इट इज a simple and effective method to identify outliers in a, काम की बात ये रही, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। तो जेड स्कोर की जो सिंगल लाइन की डेफिनेशन है वो यही है कि भाई ये इफेक्टिवली हमारा आउटलायर को डिटेक्ट करने की टेक्निक है, लेकिन शर्त यह है, अजम्पशन ये है कि आपका डेटा सेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है। फॉर्मूला वही है, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स आपका वो डेटा पॉइंट है जिसका जेड स्कोर आप निकाल रहे हो, म्यू मीन है आपका डेटा सेट का, और रो या ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, किसका, डेटा सेट का। तो ये जो फार्मूला जब बनाया गया है तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल वाला लगाया गया है, ठीक है, ना कि पॉपुलेशन वाला लगाया गया है। तो डिवाइड बाई एन माइनस वन वाला जो फार्मूला था वो यहाँ पर आपका यूज हो रहा है। ठीक है। जेड स्कोर इंटरप्रिटेशन यही है, ग्रेटर देन थ्री आने पर हाई आउटलायर है, मतलब राइट साइड की तरफ आपको, राइट टेल की तरफ जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कहानी होगा, राइट साइड का मतलब है कि जो आउटलायर रहा होगा वो इधर की तरफ रहा होगा, अगर ग्रेटर देन थ्री है तो। और लेस देन माइनस थ्री है आपका, तो इधर की तरफ आपका लेफ्ट साइड में रहा होगा आउटलायर। तो ये लेफ्ट राइट का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है। चलो अब, हाँ, हमने आईक्यूआर में, आईक्यूआर में हम निकाल सकते हैं आईक्यूआर अप्रोच, डेटा अगर स्क्यूड है तो उस पर ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। हाँ वही सेम, डिस्पर्सन में जो आईक्यूआर था वो उसी का वही आईक्यूआर है, बिल्कुल उसी में आउटलायर वाला जो फार्मूला था। एक बार दोबारा देख लेते हैं, दिस वन, इंटरक्वार्टल रेंज, है ना, डिटेक्ट आउटलायर्स, इट इज जनरली यूज्ड टू डिटेक्ट आउटलायर। आउटलायर का फार्मूला क्या है, जैसे वहां पर एनी वैल्यू जिसका जेड स्कोर लेस देन माइनस थ्री हो, ग्रेटर देन प्लस थ्री हो, यहां पर रूल है, इफ एनी वैल्यू Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR से भी छोटी हो तो लो आउटलायर है। आपके ग्रुप की कोई भी वैल्यू बड़ी है किससे, जो Q3 है प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, इससे भी बड़ी है तो वो आपका हाई आउटलायर है। ठीक है। चलो इसमें एक लाइन में ऐड कर देता हूं जो मैंने वहां ऐड नहीं करी थी। तो आउटलायर निकालने की और भी तरीके हैं, स्कैटर चार्ट, बॉक्स प्लॉट, क्यू क्यू प्लॉट, और भी तरीके होते हैं आउटलायर निकालने के, अभी उनका टाइम नहीं है, अभी दो हमने पढ़े, जेड स्कोर और ये वाला। जेड स्कोर मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसका यूज आगे जब मशीन लर्निंग पढ़ाई जाएगी आपको तो उसमें भी होता है। तो मशीन लर्निंग में जब आप आउटलायर वगैरह पे काम करेंगे तो जेड स्कोर को ज्यादा रिकमेंड करते हैं देन दिस। तो जब आएगा वो दिन तब देखेंगे। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है स्टैट्स के अंदर, उसका नाम है, सेवेंथ एट्थ क्लास का टॉपिक होगा, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। सुना है कभी इसको? सुना तो होगा ही, याद नहीं है वो अलग बात होगा, भूल गए वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्रेन के अंदर सिग्नल तो होगा इस टॉपिक का। चलो समझते हैं कि कोवेरिएंस और कोरिलेशन हमें क्यों पढ़ाया गया था, क्या वजह थी इसको पढ़ने की, रियल लाइफ में इसका यूज कहाँ होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है,
एक टर्म होता है यूनिवेरिएट, एक होता है बाईवेरिएट, एक होता है मल्टीवेरिएट। तीन शब्द होते हैं स्टैट्स में। इन तीन शब्दों को अक्सर लोग बोलते हैं या कहीं लिखा हुआ आप देखेंगे। यूनिवेरिएट का मतलब है आपके पास सिंगल ग्रुप है, यूनिवेरिएट एक ही ग्रुप है। बाईवेरिएट मतलब दो ग्रुप पर काम हो रहा है। मल्टीवेरिएट दो से ज्यादा आपके पास ग्रुप हैं। इसको आप एक्सेल स्टाइल में अगर ऐसे समझते हैं कि मान लो मेरे पास कोई एक्सेल शीट है और उस एक्सेल शीट में एक ही कॉलम है, तो इस एक कॉलम पर स्टैट्स के जो जो कॉन्सेप्ट आप लगा रहे होगे उन सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएट एनालिसिस। कि हम यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब एक ही कॉलम पर हमारा काम किया जा रहा है। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई हमारे डेटा सेट में दो कॉलम है, दो, दो का साउंड क्या आता है, बाई का, बाई वेरिएट एनालिसिस, मतलब दो कॉलम के साथ मिलकर हम कुछ अपनी एनालिसिस करने जा रहे हैं। और अगर मेरे डेटा सेट में दो से ज्यादा कॉलम आ गए, तीन चार पांच कितने भी हो सकते हैं, तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है ना, मल्टीवेरिएट। तो अब ये शब्द क्यों बोला गया, इससे पहले तो नहीं बोला आपने, क्योंकि अब जो हम पढ़ रहे हैं कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, है ना, तो ये हमारा यूनिवेरिएट पे काम नहीं करते, मतलब सिंगल ग्रुप पे काम नहीं करते। आपके पास दो ग्रुप होने चाहिए, दो ग्रुप पर कुछ स्टडी करके आपको रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है। क्या रिजल्ट दिया जाएगा, उन दो ग्रुप में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं, उन दो ग्रुप में कोई लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं, इसको समझने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोवेरिएंस या कोरिलेशन का यूज करते हैं लीनियर रिलेशनशिप को समझने के लिए। अब ये लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है, मैं इसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। मान के चलते हैं एक यूज केस, आपको नोएडा से आगरा जाना है। अब जब आप नोएडा से आगरा जाते हैं तो मान के चलते हैं ये जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। तो जो मैं मान रहा हूं सब एक डमी आप कैलकुलेशन समझे, है ना। तो अब मान लेते हैं 20 लीटर फ्यूल्स आपका लगता है। आप जिस कार से जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी कार है और 20 लीटर फ्यूल आपका लगता है। अब मान लीजिए आपने प्लान करा कि चलो आगरा से आगे चलते हैं और लखनऊ तक निकल जाते हैं, और ये मान के चलते हैं कि लखनऊ आगरा के बाद पड़ता है। ठीक है। और मान लीजिए 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है नोएडा से लखनऊ की। अब हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है मान लीजिए वो 45 लीटर का हो गया, ज्यादा फ्यूल लगेगा ही, सीधी सी बात है। अब तीसरा केस है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं मान लीजिए नोएडा से, और आपने कहा भाई हम सिर्फ मथुरा तक जाएंगे, और मान के चलते हैं मथुरा आगरा से पहले पड़ता है। ठीक है। और ये हो गया हमारा 150 किलोमीटर मान लीजिए, और हमारा जो फ्यूल लगता है वो 16 लीटर का फ्यूल लग जाता है। अब मैं इस स्टोरी को डेटा सेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो डेटा सेट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने काइंड ऑफ एक एक्सेल शीट बनाई जिसमें मैं दो कॉलम बनाऊंगा। पहला कॉलम बनाऊंगा डिस्टेंस, दूसरा कॉलम बनाऊंगा मैं यहां पर फ्यूल। तो अब अगर हम पहले वाले ट्रिप को देखें तो इस ट्रिप में 200 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और फ्यूल कंजप्शन 20 लीटर का। दूसरे वाले ट्रिप में डिस्टेंस 500 किलोमीटर है और फ्यूल कंजप्शन है 45 लीटर का। तीसरे ट्रिप में डिस्टेंस है आपकी 150 किलोमीटर और जो फ्यूल कंजप्शन है वो आपका क्या है, 16 लीटर का है। ठीक है। अब अगर आप डिस्टेंस और फ्यूल को जानते हैं ये क्या है रियल वर्ल्ड में, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इन दोनों में, इन दोनों ग्रुप में, ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, एक्सेल के हिसाब से ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। ठीक है। क्या इन दोनों में कोई
लीनियर रिलेशनशिप है, एक वर्ड रिलेशनशिप है कि नहीं, एक वर्ड है लीनियर रिलेशनशिप है कि नहीं। तो अब लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है क्या किसी एक के बढ़ने से दूसरे में कुछ चेंज हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है। अब जो हमारी लीनियर रिलेशनशिप होती है उसको ग्राफिकली ऐसे समझते हैं, एक फैक्टर यहां पर आ जाता है और दूसरा फैक्टर यहां चला जाता है। अब कौन सा किधर जाएगा वो आपकी मर्जी है, किसी को कहीं रख लो। अब अगर इस तरह से है तो यस, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। इस तरह से है, यस, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। अब दोनों का मीनिंग क्या है वो समझ लो। इस वाले का मीनिंग है कि फैक्टर वन बढ़ रहा है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। फैक्टर वन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फैक्टर टू भी क्या है, बढ़ रहा है। ग्रीन वाली लाइन में क्या है, फैक्टर वन बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी फैक्टर टू बढ़ रहा है, लेकिन फैक्टर वन क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है ना। तो अब अगर ऐसे कहा जाए तो ये जो रिलेशनशिप हो गई दोनों ही लीनियर हो गई, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, पॉजिटिव, और इसे बोलते हैं नेगेटिव। और अगर कुछ इस तरह से पिक्चर आती निकल कर, मान लीजिए इस तरह से, कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक बढ़ रहा है दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, या इस तरह से आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नजर ही नहीं आ रहा है, कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वैल्यू टुवर्ड्स जीरो की तरफ हमारा नजर आएगी, है ना। तो अब इस तरह से अगर हम इन दोनों डेटा सेट में अगर लीनियर रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं तो कौन सी वाली हो सकती है, पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली, पॉजिटिव वाली। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगी तो फ्यूल भी कम लगेगा। दैट मींस दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। तो जब दोनों फैक्टर सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं, चाहे वो कम हो चाहे बढ़े, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर दोनों का कोड एक साथ लिख कर देखेंगे। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है कि मान लीजिए यही नोएडा से आगरा फिर चलते हैं। इस बार कार को हमने ड्राइव करा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें पहुंचने में मान लीजिए 4 आवर्स लग गए। नेक्स्ट ट्रिप पे सेम डिस्टेंस कवर करी हमने, हमने इस बार स्पीड कर दी 80 किलोमीटर पर आवर। हमारा टाइम मान लीजिए 3 घंटे लगा। एक ट्रिप और लगाते हैं सेम डिस्टेंस के लिए, और इस बार हमने स्पीड कर दी 40 किलोमीटर पर आवर की। हमारा टाइम लगा 5 घंटे। अब इस को डेटा सेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस बार हमारा दो फैक्टर जो आएंगे उसमें एक फैक्टर हो गया स्पीड और दूसरा फैक्टर हो गया टाइम। जब आप स्पीड 60 की रखते हैं तो टाइम लगता है 4 आवर्स का। जब स्पीड आप 80 की रखते हैं तो टाइम आपका लगता है 3 का। स्पीड अगर 40 की रख रहे हैं तो टाइम लग रहा है 5 का। तो अब स्पीड और टाइम कार वाले एग्जाम्पल में दोनों में लीनियर रिलेशनशिप नजर आ रहा है। स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन ये नेगेटिव लीनियर रिलेशन है, क्यों, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा हमारा बढ़ रहा है। दोनों ही एग्जाम्पल में हमारा क्या आ रहा है, लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव वाला आ रहा है और एक में नेगेटिव वाला आ रहा है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर मैं एक फैक्टर और ले आता हूं, एज।
पहली ट्रिप में जो बंदा गया था उसकी एज 20 थी, दूसरी ट्रिप में बंदा गया था उसकी एज 18 थी, तीसरी ट्रिप में जो बंदा गया था उसकी एज 25 थी। तो अब बताओ, डिस्टेंस का एज से कोई रिलेशन बनेगा? नहीं। इसका मतलब इन दोनों में तो हमारा लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन डिस्टेंस और एज में कोई नजर हमें नहीं आ रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हम लीनियर रिलेशनशिप का क्या मतलब है। अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है, हमें कॉलम के नाम नहीं बताए जाते। हमसे ये कहा जाता है कि हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, C1 C2 C3 C4 ऐसे करके हैं। अब कॉलम के नाम को सुनकर हमें कोई अंदाजा नहीं लग रहा है कि किस कॉलम की किस कॉलम के साथ कोई रिलेशनशिप हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब आप बताओ कि क्या किसी कॉलम का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। यहां तो नाम ऐसे थे, डिस्टेंस, फ्यूल, कॉमन सेंस ही काम कर गया, स्पीड और टाइम कॉमन सेंस ही काम कर गया समझाने के लिए। अगर मेरे कॉलम का नाम ये नहीं होता, मेरे कॉलम का नाम इस तरह से होता, पहले कॉलम का नाम है C1, दूसरे कॉलम का नाम है C2, यहां कुछ डेटा पड़ा हुआ है, यहां कुछ डेटा पड़ा हुआ है। अब कैसे करें? तो बस इसी का आंसर है कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। तो कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन स्टैट्स के वो टॉपिक हैं जो दो न्यूमेरिक कॉलम, स्ट्रिंग कॉलम नहीं, दो न्यूमेरिक कॉलम में कोई रिलेशनशिप है या नहीं उसको चेक करने वाला काम हमारा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोवेरिएंस आता है। कोवेरिएंस ये कहता है कि आप दो फैक्टर का कोवेरिएंस निकालेंगे, अगर वो जीरो की तरफ आता है इसका मतलब है उन दोनों फैक्टर में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, और अगर नेगेटिव आती है तो भी करती है। नेगेटिव आती है तो नेगेटिव रिलेशन होगी, पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो पहले कोवेरिएंस कैसे करते हैं, तो एक काम करते हैं, इतनी मेहनत करके लिखा ही है तो इसी को एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो मैंने कोई एक लिस्ट बना ली डिस्टेंस नाम की, मान लो 200, 500 और 150, और एक लिस्ट बना ली फ्यूल नाम से 20, 45, 16। अब मेक श्योर आप इसका जो अगेंस्ट फैक्टर था वो उसी ऑर्डर में लिखें, ऐसा ना हो 200 यहां लिखा हो, 45 इधर लिख दिया है और यहाँ 20 लिख, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब दूसरा है हमारा स्पीड 60, 80, 40, इसी ऑर्डर में इनका टाइम लिखना है, 4, 3, 5। बाकी अब जो मैंने कलाकारी करी वो हटा देता हूं, ये लो। अब कोवेरिएंस निकालना है तो उसका फार्मूला होता है दिस वन, कोवेरिएंस ऑफ टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज एक्स, अनदर वन इज वाई, टू ग्रुप्स, एक पहला ग्रुप हो गया दूसरा ग्रुप हो गया, इज गिवन बाई सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन मल्टीप्लाई बाई वाई आई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाई एन। क्या मतलब है इसका? हमने कहा देखो इसका मतलब क्या है। हो सकता है ना। चलो, बहरहाल हमें जब पढ़ाया गया होगा तो उसमें रियल वर्ल्ड नहीं होगा, उसमें सिर्फ गणित होगी और नंबर होंगे और हमारे रिजल्ट होगा कि हम पास हो गए कि फेल हो गए। दुनिया में वो चीज कहाँ मौजूद थी वो बिल्कुल बात नहीं रही होगी। अभी हम जो स्टैट्स पढ़ रहे हैं उसका फार्मूलों में इतना इंटरेस्ट हमारा नहीं है, जानते हो तो अच्छी बात है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि कोवेरिएंस का जो फार्मूला है, कोवेरिएंस बिटवीन टू फैक्टर्स एक्स एंड वाई इज गिवन बाई समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन मल्टीप्लाई बाई वाई आई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाई
एन। अब मान लो ये फार्मूला आपको याद नहीं है और आप इंटरव्यू देने चले गए, कोई बाहर नहीं करेगा आपको। आप बस ये बता दो कोवेरियंस पढ़ा क्यों जाता है दुनिया में। फार्मूले के कोई वैल्यू नहीं है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम तो लाइब्रेरी यूज करेंगे ना। लाइब्रेरी में सब कुछ इंप्लीमेंटेड है पहले से ही। अभी मैंने आपको जेड स्कोर निकाल कर दिखाया, फार्मूला आपको पता था, आसान था, मैंने लिख दिया। मैं चाहता तो डायरेक्ट फंक्शन है जेड स्कोर नाम से, इंपोर्ट करो, एक लाइन लिखो, जेड स्कोर आ गया। जितना भी हम पढ़ रहे हैं सबके लाइब्रेरी फंक्शन है। मैनुअली कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो सीखने के लिए, समझने के लिए हम मैनुअली एक एक चीज लिख रहे हैं यहाँ पर। इंटरव्यू में कोई फार्मूला नहीं पूछेगा कि इसका फार्मूला बता दो क्या है। वो पूछेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, इसको दुनिया में कैसे इस्तेमाल करें ये बता दो बस। तो आपको यह जरूर आना चाहिए कि कोवेरिएंस क्यों पढ़ा जाता है। फार्मूला क्या है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पूछ रहा है उसे भी नहीं आता होगा कि फार्मूला क्या है, तो रटने वाली बातें हैं फार्मूला तो, है ना। इंडस्ट्री में जो चीज रटी जाएगी उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। अब और में पढ़े रटवाए जाते हैं। बहरहाल इधर आ जाते हैं। तो अब हम स्टैट्स के अंदर सीधा फंक्शन है कोवेरिएंस नाम का। अभी ये अपने अंदर वही फॉर्मल इंप्लीमेंट करता है जो मैंने आपको भी दिखाया था। ठीक है, कह रहा लाओ दोनों ग्रुप दे दो मुझे। ये लो डिस्टेंस, ये लो फ्यूल, और इन दोनों के बीच का पता तो चल ही रहा है, पॉजिटिव है तो वैल्यू कोई पॉजिटिव आएगी, 2975। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में स्पीड और दूसरा टाइम, तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव रिलेशन आ रहा है। ये लो। अब अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मेरे पास एक डेटा होता, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, सैलरी। किसी बंदे का एक्सपीरियंस 2 साल है और उसने 5 प्रोजेक्ट करे हैं 2 साल में, उसकी सैलरी 20,000 है। किसी बंदे का एक्सपीरियंस 3 साल है, उसने 4 प्रोजेक्ट करे हैं, उसकी सैलरी 20,000 है। किसी बंदे का एक्सपीरियंस 4 साल है और उसने 3 प्रोजेक्ट करे हैं, उसकी सैलरी 25,000 है। किसी ने 5 साल का एक्सपीरियंस है और 6 प्रोजेक्ट करे हैं, उसकी सैलरी 26,000 है। किसी का एक्सपीरियंस 6 साल है और उसने 7 प्रोजेक्ट करे हैं, उसकी सैलरी 28,000 है। अब मान लेते हैं मेरे पास इस तरह के 3 कॉलम है। अब एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है? शायद ये कहना चाहते हो कि सर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा होगा सैलरी बढ़ रही होगी, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट लग रही है। ठीक है। अब क्या किसी बंदे ने प्रोजेक्ट कितने बनाए हैं, क्या उस पर उसकी सैलरी का कोई इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने कितने प्रोजेक्ट बनाए कितने नहीं बनाए, या शायद होगा जो इनका कहना है, लेकिन उतना नहीं जितना एक्सपीरियंस वाले का है। शायद ये बात ज्यादा सही लग रही है मुझे कि देयर में भी चांस कि प्रोजेक्ट आपने कितने करे हैं उस पे सैलरी का डिसीजन लिया जाता हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पर एक्सपीरियंस आएगा, सेकंड पर ये आएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं
आपका आधार नंबर 1111 है, इसका 222, इसका 333, 444, 555। अच्छा, आधार का सैलरी से कोई, ये क्लियर है एकदम कि आधार का सैलरी से क्या मतलब, आपका आधार क्या है, इससे सैलरी थोड़ी डिसाइड होगी। अब पॉइंट क्या है यहां पर, पॉइंट ये है कि जब मैं एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच में कोवेरियंस निकालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ने पर सैलरी बढ़ती नजर आ रही है। देखो डेटा छोटा है, जब डेटा बहुत बड़ा होगा तो आप प्रोजेक्ट के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता देख रहे होंगे। प्रोजेक्ट के बढ़ने पे भी सैलरी आपकी बढ़ रही है, बस एक जगह पर ऐसा लग रहा है कि कम हुई, बाकी सब जगह बढ़ी रही है आपकी सैलरी। ठीक है, लेकिन कोवेरियंस जब इन दोनों के बीच के निकालेंगे तो वो भी कैसा आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। कोवेरियंस ये नहीं बता पाएगा कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप कोवेरियंस नहीं बता पाता, वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। पॉजिटिव यानी कि दोनों बढ़ रहे हैं, नेगेटिव एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह से हमारे पास मल्टीपल कोवेरियंस के एग्जाम्पल हैं तो कोवेरियंस ये नहीं बता पाएगा कि ये वाला ज्यादा स्ट्रांग है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो यहां पर क्या करा गया, एक कॉन्सेप्ट को ऐड करा गया जिसका नाम रखा गया कोरिलेशन। कोरिलेशन कोरिलेशन कहता है कि मैं कोवेरियंस का ही एक्सटेंशन हूं। मैं सिर्फ क्या करता हूं, मैं कोवेरियंस डायरेक्शन देता है, मैं उसमें स्ट्रेंथ को ऐड कर देता हूं। तो कोरिलेशन अगर दो कॉलम की हम निकालते हैं तो आपको यह भी पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और यह भी पता चलेगा कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है उस रिलेशन के अंदर, है ना। तो अब कोरिलेशन में आपका जो रिजल्ट आता है उसको लिमिट कर दिया गया -1 से +1 के बीच में, जबकि कोवेरियंस -n से +n आता है। अब नहीं पता -10 क्या है, नहीं पता -19 क्या है, नहीं पता 18 क्या है, नहीं पता 1800 क्या है। लेकिन यहां पर कोरिलेशन में एक रेंज को लिमिट कर दिया गया। -1 स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ऐसा ही हो रहा है। और अगर आपका रिजल्ट 0.99 0.98 या +1 की तरफ चला गया है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। और अगर आपकी वैल्यू 0 की तरफ आ जाती है, इसका मतलब इन दोनों फैक्टर में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसका जो फार्मूला है वो क्या है, इसका फार्मूला है कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्टर्स गिवन बाई कोवेरियंस, यानी पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, कोवेरियंस निकालना ही पड़ेगा, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप। ठीक है, कोरिलेशन रिप्रेजेंट्स बोथ डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। इसकी जो रेंज होती है -1 से +1 के बीच में हमारी चलती है। +1 का अगर आपका वैल्यू आ रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, -1 की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव करती है, 0 के आसपास आपका रिजल्ट आ रहा है कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कोवेरियंस में रेंज इज नॉट बाउंड, तो कोवेरियंस की जो रेंज है वो बाउंड नहीं है। इसका नुकसान ये होता है कि हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते स्ट्रेंथ की, जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रेंथ है। चलो मैं इसको ना, स्ट्रेंथ वाली बात क्या है मैं कोड में करके दिखाता हूँ। फार्मूला ये है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, लाइब्रेरी के अंदर डायरेक्ट फंक्शन है कोरिलेशन निकालने का। ठीक है, तो अब सब कुछ भाई सिर्फ चेंज करूंगा मैं यहां पर, कोवेरियंस फंक्शन की जगह मैं लगा दें यहां पर कोरिलेशन। 0.999 और ये -1। चलो अब स्ट्रेंथ वाले फैक्टर को मैं क्रॉस चेक करके दिखाता हूं। स्ट्रेंथ वाले फैक्टर को किसी एक के साथ पकड़ लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ फ्यूल वाला मैंने दोबारा ले लिया,
अब देखो, मैंने क्या सोचा, 200 किलोमीटर चलने पर 20 लीटर फ्यूल चलता है, 500 किलोमीटर के चलने पर मैंने कहा 45 लग रहा है, तो मैंने क्या करा, 45 को 40 कर दिया। मतलब जिस रेशो में डिस्टेंस बढ़ी, उस रेशो में फ्यूल कंजप्शन नहीं बढ़ा। भाई डिस्टेंस डबल से ज्यादा हो गई, लेकिन फ्यूल डबल से ज्यादा होना चाहिए था, 50 लगना चाहिए कायदे के हिसाब से, लेकिन आपका 40 ही लगा। ठीक है, ये आपकी 150 है, ये मैंने 16 ही रखा। अब देखते हैं, पहले स्ट्रेंथ 0.99 आई थी, क्या स्ट्रेंथ कुछ कम हो गई या अभी भी उतनी है, देखते हैं। लास्ट में थोड़ी सी कम हुई है, यहाँ 8 से यहाँ कितनी हो गई हमारी, 7 हो गई। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको 150 वाले को 16 से 18 कर देता हूं, यानी कि 200 किलोमीटर पर 20, 150 किलोमीटर पर 18 लीटर बस। अब देखते हैं, स्ट्रेंथ थोड़ी सी और कम हो गई इधर, अब यहीं पर ही आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसको भी 20 कर दूं तो और कम होती चली जाएगी इधर। ठीक है? और इसको जो आपका 20 था, इसको अगर मैं 30 कर दूं तो ये और कम हो गई स्ट्रेंथ। अब समझ में आ रहा है स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? हाँ, ठीक है, आपका 200 किलोमीटर पर ज्यादा लगाए, 500 पे और ज्यादा लगाए, 150 पे कम लगाए, लेकिन जिस रेशो में डिस्टेंस बढ़ी है, उन रेशो में फ्यूल कंजप्शन कम ज्यादा नहीं हो रहा है, हो रहा है लेकिन उन रेशो में नहीं हो रहा है। तो ये तो लग रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई है इस बार, है ना? तो इस तरह से जो कोरिलेशन है वो स्ट्रेंथ बताने वाला काम कर रहा है कि कितनी ज्यादा स्ट्रांग हमारी है। इसका मतलब जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच में जो आनी चाहिए स्ट्रेंथ, वो 0.9598 के आसपास आनी चाहिए, और जो प्रोजेक्ट और सैलरी के बीच में होगी 0.7 0.5 के आस 0.7 0.8 के आसपास आएगी बस वो हमारी। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेशन बेटर पिक्चर है देन कोवेरियंस। तो अब आगे हम जहां भी जाएंगे, वहां पर कोवेरियंस की जगह पर हम क्या यूज कर रहे होंगे, कोरिलेशन यूज कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर कोवेरियंस बेकार है। आगे चलकर एक चैप्टर और पढ़ाएंगे आपको, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स। तो मशीन लर्निंग में कॉन्सेप्ट आता है पीसीए का, वहां पर इसका यूज किया जाता है, तो वहां पर कोवेरियंस ही आपका निकाला जाता है। ठीक है, तो आगे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कोवेरियंस को बेस में यूज किया जा रहा है, डायरेक्ट शायद कोवेरियंस का यूज कम होता है हमारा। ठीक है, चलो। तो 9.8 नहीं आएगा, 0.98 आएगा। नहीं, है तो पॉजिटिव ही, बस उसकी स्ट्रेंथ कम है। भाई ऐसे समझो ना, और आसान एग्जांपल, ये एक पर्सन है, ये इसका एक फ्रेंड है, इसका एक फ्रेंड है। अब ये इस फ्रेंड से हफ्ते में 5 दिन कम्युनिकेट करता है, ये इस फ्रेंड से हफ्ते में 2 दिन कम्युनिकेट करता है। तो अब सामने वाला समझ ही आएगा कि इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है, इन दोनों की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। हफ्ते में 5 दिन बात हो रही है इससे, इससे हम 2 2 दिन बात हो रही है। तो इसको आप स्ट्रेंथ की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, चलो। तो वैल्यू पॉइंट में क्यों आती है? अरे जब किसी संख्या को किसी से भाग करोगे तो दशमलव में आई जाती है। तो जब भी दशमलव की रिजल्ट देखोगे तो बिहाइंड द सीन डिवीजन हो रहा होगा। डिवीजन ही एक फैक्टर होता है जो रिजल्ट को दशमलव में ले आता है, और हम देख रहे हैं समय भाग ही हो रहा है, किसी में स्टैंडर्ड से भाग हो रहा है, किसी में किसी से भाग हो रहा है, तो ये हो ही जाता है। अब क्या, अब कोवेरियंस कोरिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया। तो मैंने जो एग्जांपल लिखा है यही वाला लिख दिया जो मैंने आपको समझाया है। ये हो गया फार्मूला, जिसमें एक्स पहला ग्रुप है, आई उसका ith एलिमेंट हो गया, एक्स मीन उसका अर्थमेटिक मीन हो गया। तो यहाँ पर जो मीन है, ये बात पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कि जब सिर्फ मीन वर्ड बोला जाए, ये ना बताया जाए कौन सा वाला, हमने 3 पढ़ रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली अर्थमेटिक वाला माना जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, इफ वैल्यूज ऑफ बोथ ग्रुप्स आर चेंजिंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रही है। एग्जांपल ये लिख दिया मैंने, डिस्टेंस एंड फ्यूल कंजप्शन।
रिप्रेजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन। नेगेटिव कोरिलेशन है कि अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, दोनों ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। दैट मींस एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है। एग्जाम्पल में स्पीड और टाइम वाला जो मैंने समझाया था ये लिख दिया, स्पीड एंड टाइम रिप्रेजेंट नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। जीरो का मतलब हो गया कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट हमारी नहीं करती होगी। अब डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगभग हमारी पूरी हो गई है। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यही सारे चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। अब हमारा स्टैट्स का जो दूसरा पार्ट है इन्फरेंशियल स्टैट्स वाला। तो मैंने जो प्लान किया है वो ये कि इन्फरेंशियल स्टैट्स को हम अभी कवर ना करके पहले मैं आपको एनालिसिस वाला पोर्शन कवर करता हूँ। डेस्क्रिप्टिव वाला समझ में आ गया हमारा स्टैट्स में क्या होता है। अभी मैं आपको पहले डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन पहले सिखा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इन्फरेंशियल में आपको लेके चलूंगा, ठीक है। तो ये तरीका थोड़ा ज्यादा सही हमारा रहता है, ठीक। तो अभी हमारा स्टैट्स पूरा नहीं हुआ है, अभी इन्फरेंशियल वाला पार्ट हमारा रह गया है, ठीक है। और पहले मैं आपको डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन में, पहले वो देखेंगे। लेकिन यहां पर अभी हमने जो स्टैट्स के डेस्क्रिप्टिव स्टैट्स वाला पार्ट पढ़ा है, अगर हम पहली क्लास में चले जाएं तो पहली क्लास में यही पढ़ाया गया था कि हमारा स्टैट्स दो तरह की होती है, डेस्क्रिप्टिव, इन्फरेंशियल। स्टैट्स डेस्क्रिप्टिव वाली में डेटा को डेस्क्राइब करते हैं, कितना है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, टोटल कौन है, एवरेज कौन है, डेविएशन क्या है, आउटलायर्स क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है, ये सब इसके अंदर आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब एनालिसिस का मतलब है ये जो आपने पढ़ा वो, प्लस क्लीनिंग, मैनिपुलेशन, रिलेशनशिप इन डेटा, विजुअलाइजेशन, सब इसके अंदर आपका आ जाता है। अब यहां तक की जो कहानी है, उस कहानी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि आप लिस्ट का यूज कर रहे हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। लिस्ट के साथ कुछ चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस एक बार पहले हमें समझने होंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या लिस्ट से अच्छा भी कोई डेटा टाइप है, और फिर उस डेटा टाइप के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ेंगे। या एक आइडिया ले लेते हैं कि अच्छा हाँ, लिस्ट से अच्छा ऑप्शन ये रहेगा, और बाकी हम घर जाके अपना भी कर लेंगे, एक दो करके मैं आपको दिखा दूंगा। प्रॉब्लम बताओ सर, लिस्ट की प्रॉब्लम क्या? अब तक तो सबसे अच्छा ये लगता था हमारे पाइथन में, है ना। हमने कहा लिस्ट के साथ पहली प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई, अपने हाथों से बनाई और थोड़ी छोटी बनाई, तो आपको पता है कि आपने उसमें क्या लिखा है। लेकिन अगर ये लिस्ट बहुत बड़ी है और कहीं से किसी एक्सेल फाइल से किसी कॉलम को रीड करके बनाई गई है, अब इसमें लाखों वैल्यू हैं, आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल है कि इसमें सारे नंबर हैं कि नहीं। अब सोचो अगर मैंने एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट में कोई एक ऐसी वैल्यू आ गई, 10, 20, 5, 3, 23, एक वैल्यू मान लो यहां पर आ गई 40, तो सर ऐसे थोड़ी सही होगा 40। अब बताओ इस पर अगर मैं ये वाला ऑपरेशन कर दूं, स्टैट्स डॉट मीन, तो फेल हो जाएगा ये ऑपरेशन। अच्छा, थोड़ा सोच के बताइएगा, एरर मेरे कोड में कब आई? लिस्ट जब क्रिएट हुई होगी उस समय आई होगी, या लिस्ट पर जब मीन ऑपरेशन किया गया होगा उस समय आई होगी। यानी कि लिस्ट में अलग अलग टाइप की वैल्यू अलाउड है, ठीक है। ये डिवीजन वाले पार्ट में एरर आ गई, और अगर मैं इसको हटाकर या इससे पहले लिस्ट बन गई नहीं बन गई ये चेक कराऊं, तो लिस्ट तो सर बन गई है, ये देखो। लिस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब स्टैट्स में ये कहा जाता है कि आप ग्रुप बनाने के लिए जिस डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं
उस ग्रुप में पहले इंश्योर कर लो सारी वैल्यू उस तरह की हैं कि नहीं जिन पर स्टैट्स के कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगर उसमें कोई ऐसी वैल्यू आ गई जिसमें स्टैट्स के कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे तो आगे जाने का फायदा क्या। लिस्ट में क्या है, आप किसी भी टाइप की वैल्यू को रख लो, जब कोई ऑपरेशन करने जाओगे तब वो फेल हो सकता है। तो कहा यह जा कि जब आप लिस्ट बनाएं उसी समय एरर आ जाए कि आप बना ही नहीं सकते, ऑपरेशन तक की बात ही नहीं आएगी, पहले ही मना कर दो कि ये हम होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप स्टैट्स में जा रहे हो और स्टैट्स में डेटा इस तरह का नहीं चलेगा। तो सर लिस्ट में तो ये कंडीशन नहीं होती, क्योंकि लिस्ट में तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज अलाउड है। ये तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर आप लिस्ट का इस्तेमाल स्टैट्स में कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज न्यूमेरिक रख के चलो, सब में इफ एल्स लगाओ, चेक करो, थोड़ा सा आपको अपना कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है, जब आप 5 6 8 वैल्यू पर लिस्ट चलाते हैं तब तो ये बहुत अच्छी लगती है आपको, लेकिन अगर इसमें 4 5 हजार 40 50 हजार वैल्यू आ जाए ना, तो मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट का जो यूसेज होता है, मेमोरी यूसेज, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं इसको करके दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये लिस्ट है। अब मैं इस लिस्ट से पूछना चाहता हूं कि बताओ आपने कितनी मेमोरी यूज करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है सिस, और सिस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है गेट साइज ऑफ, सिस डॉट गेट साइज ऑफ, और यहां पर मैंने ये लिस्ट पास कर दी 104 बाइट्स। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो बाइट्स में आता है, 4 बाइट। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसको और कम कर सकते हैं, अगर मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एग्जांपल दूं आपके लिए, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर इस लिस्ट को बनाया जाए तो उसमें क्या होता है, हर वैल्यू हमारा 2 बाइट मेमोरी खाएगी। 2 बाइट ये, टू ये, टू ये, तो 1 2 3 4 5 6, 32 बाइट में काम हो जाएगा। और ये 104 लग रही है। सोचो अगर ये 10 हजार वैल्यूज होंगी तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। पाइथन में मेमोरी यूसेज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते लिस्ट के साथ अगर आप चल रहे हो तो हमें पहले तो इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, उसके बाद तीसरे चौथे पांचवें प्रॉब्लम और भी हैं जिनको डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम है लिस्ट में अलग अलग टाइप की वैल्यू आ जाती है, उनको रोकना है। दूसरी प्रॉब्लम है लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं उनका मेमोरी यूसेज बहुत हाई होता है, हम उनको कम करना है। क्योंकि अगर मैं एक एक्सेल फाइल लेके चलूं और उसमें लाखों वैल्यू हैं और उसको प्रोग्राम में लाकर लिस्ट में लाऊंगा तो हो सकता है आउट ऑफ मेमोरी एरर चला जाए, प्रोग्राम प्रोग्राम चले ही ना मेरा। ये तो 10 12 वैल्यू है, चल भी रहा है हमारा प्रोग्राम, है ना। तो अब इन दोनों समस्याओं का समाधान निकाला गया और उस समाधान को 2005 में दिया गया। 2005 तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, और किसी पर्सन ने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और फिर उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक खुद की लाइब्रेरी बनाई जिसका नाम रखा उसने नमपाई। नमपाई का साउंड रखा न्यूमेरिक पाइथन, और नमपाई लाइब्रेरी का नाम है। इस लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने एक डेटा टाइप बनाया और उस डेटा टाइप का नाम रखा एनडी एरे। एनडी एरे जैसे लिस्ट एक डेटा टाइप है, टपल एक डेटा टाइप है, इसी तरह से नंपाई लाइब्रेरी हमें एक नया डेटा टाइप प्रोवाइड करती है और उस डेटा टाइप का नाम है एनडी एरे, एन डायमेंशन एरे, 1D 2D 3D 4D 5D, एनडी तक आप जा सकते हो। तो डेटा टाइप का नाम है हमारा एनडी एरे। और 2005 में इस लाइब्रेरी को बनाया गया था, और इसको बनाने वाले का नाम आई गेस ट्रेविस ओलिफेंट था। ट्रेविस ओलिफेंट। इन्होंने अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए
इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और खुद इन्होंने इस नंपाई लाइब्रेरी को बनाया, अपने प्रोजेक्ट में यूज करा, अच्छे रिजल्ट आए, और फिर समाज सेवा करते हुए इसको ओपन सोर्स बनाकर पब्लिकली रिलीज कर दिया। आज ये लाइब्रेरी इतनी फेमस हो गई कि आगे जाके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन सब के बेस में हमारा जब भी ग्रुप बनाना होता है तो लिस्ट का यूज कोई नहीं करता है। इन सब जगह यूज हो रहा है एनडी एरे नाम के डेटा टाइप का। मशीन लर्निंग, एआई, इंक्लूडिंग चैट जीपीटी, अगर इनको कभी ग्रुप बनाना होता है और ये पाइथन में लिखे गए हैं पाइथन में, ये है ना, तो ये लिस्ट का यूज नहीं करते हैं, ये यूज करते हैं एनडी एरे डेटा टाइप का। और एनडी एरे डेटा टाइप किसका है? नंपाई लाइब्रेरी का है। तो अब से लेकर जब तक आपका कैरियर रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिस्ट की जगह एनडी एरे डेटा टाइप का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब कैसे इस पे काम करते हैं, कैसे ये हमारा मेमोरी रिड्यूस कर देता है, और इसके साथ एक और फायदा है। वो फायदा क्या है कि जो एनडी एरे डेटा टाइप इन्होंने बनाया, इसके पीछे जो लॉजिक लिखा गया है, वो लॉजिक इन्होंने लिखा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है देन पाइथन। ये बात शायद आपको मैंने पहली दूसरी क्लास में करके दिखाई होगी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है देन पाइथन। अब मैं जो लाइन मैंने अभी बोली है, इस लाइन का मैंने अभी एक बैच में जो कल परसों स्टार्ट हुआ है, एक कोड लिख के दिखाया था, मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं आपको फटाफट से 2 मिनट में चला के दिखा देता हूँ। ये सी का एक बहुत छोटा सा कोड है। तो मैं जो प्रूव कर रहा हूँ वो ये कि पाइथन की लिस्ट एग्जीक्यूशन में स्लो होती है, और एनडी एरे में ऑपरेशन करो, यही कोवेरियंस निकालना, कोरिलेशन निकालना, मिन निकालना, मैक्स निकालना, एवरेज निकालना, तो एनडी एरे के साथ फास्ट होते हैं। उसके पीछे तर्क ये दे रहे हैं कि एनडी एरे इंटरनली सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो अब हम पहले ये प्रूव करते हैं कि सी का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, पाइथन का एग्जीक्यूशन स्लो होता है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, अभी इसको क्लीन कर देते हैं। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम 1 से लेकर 1 करोड़ तक के नंबर को सम करेगा। ठीक है, सबको सम करेगा ये। 1+2 3+3 6+4 10+5, ऐसे करके जोड़कर रिजल्ट दे देगा आपको। अब इक्विवेलेंट प्रोग्राम मैंने बना रखा है पाइथन के अंदर भी, यही काम पाइथन का प्रोग्राम भी करेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले इस काम को पाइथन के प्रोग्राम से रन करके दिखाता हूं। चल रहा है भी, जोड़ रहा है भी। हैंग नहीं हुआ है, चल रहा है भी। आ गया आंसर। अब जरा मैं इसी काम को करने के लिए सी वाला प्रोग्राम चला कर दिखाता हूं। दोबारा देख लो, नजर में नहीं आया होगा। 1 सेकंड लग रहा है, सिर्फ 1 सेकंड। वापस आओ पाइथन में, फिर पाइथन में आ जाओ। कैलकुलेशन जब कभी मैथमेटिक्स की होंगी, जब हम आगे जाएंगे अभी, तभी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत सेंसिटिव होता है एग्जीक्यूशन को लेकर। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो 100x100 की, और उस मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लाई करता हूं एक और मैट्रिक्स है, मान लो 200x200 की, अगर ये दोनों मैट्रिक्स पाइथन बना दी जाएं, दूसरी तरफ ये दोनों मैट्रिक्स सी में बना दी जाएं, सी का प्रोग्राम बहुत जल्दी बंद हो जाएगा काम करके। पाइथन का चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा अभी। पाइथन लेकिन बहुत आसान है। तो हमें ट्रेड ऑफ ढूंढना होगा। ट्रेड ऑफ का मतलब हो गया कि बैलेंस बना के चलो, कि कहां पाइथन लगाना चाहिए, कहां सी लगानी चाहिए। तो अगर किसी की फर्स्ट चॉइस ये है कि मुझे एग्जीक्यूशन फास्ट हो, ये प्रायोरिटी रखनी है, तो आप सी यूज करो। लेकिन सी को सीखना मुश्किल हो जाएगा, वहां पॉइंटर आ जाएंगे, स्ट्रक्चर आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, है ना। उसका पहले ही प्रोग्राम समझने में 2-4 दिन लग जाते हैं।
हैश इंक्लूड ये मेन CLR SCR गेट CS पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं वो, है ना। तो अब पाइथन वाले क्या कर रहे हैं, स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। स्मार्ट प्ले कैसे कर रहे हैं, आपको फ्रंट पे दे दिया पाइथन की लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी को बिहाइंड द सीन बना दिया सी लैंग्वेज में। तो इधर आप सिंप्लिसिटी चाहते थे, मिल गई। उधर आपको एग्जीक्यूशन चाहिए था, वो लाइब्रेरी सी में बनाकर उन्होंने आपको दे रखी है। उनमें से नमपाई उसी लाइब्रेरी का नाम है। तो जो नमपाई लाइब्रेरी है, मोस्ट ऑफ द इसके अंदर जो फीचर्स बनाए गए हैं वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही हमारे बनाए गए हैं। ठीक है, इसलिए लिस्ट की जगह पर एनडी एरे डेटा टाइप को प्रेफर किया जाता है। और ये कॉन्सेप्ट 2005 से पाइथन में अवेलेबल हुआ है, उससे पहले पाइथन में था ही नहीं। सोचो 1991 में जब सी बन गई, सॉरी पाइथन बन गई थी, तो यही बिहेवियर था पाइथन का जो अभी देखा हमने। कौन करेगा यूज 1991 पाइथन को, ना हमारे पास 40 GB रैम है उस समय, ना SSD है, ना हमारे पास i7 प्रोसेसर है, ना जनरेशन वाली प्रोसेसर है। तो कौन करेगा यूज 1991 में, कोई नहीं करता होगा। और क्या 1991 के प्रोग्रामर को सिंपलिसिटी की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस समय प्रोग्रामर ही प्रोग्रामर थे। अब हर कोई प्रोग्रामर है। आप क्या करते हो बैकग्राउंड में फर्क ही नहीं पड़ता, कोडिंग कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर फील्ड में ऑटोमेशन आ रहा है। अब हर फील्ड में ऑटोमेशन आएगा तो हर बंदे को कोडिंग करनी पड़ रही है। 1991 में हर फील्ड में ऑटोमेशन थोड़ी था, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसी में था, तो उसके ही लोग कोडिंग करते थे, उन्हें कॉम्प्लेक्सिटी वाला पॉइंट ही नहीं था। कितना भी कॉम्प्लेक्स तो पढ़ ही लेते थे वो तो। बहरहाल, अब नंपाई की कहानी क्या थी वो समझ में आ गई। अब इसको कोड देखते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे numpy एज np। चलो अब numpy लाइब्रेरी का यूज करके हम अपना एक एनडी एरे बनाएंगे। तो अब देखो, डेटा टाइप का नाम है एनडी एरे। कम्युनिकेशन करने के लिए हम सिर्फ एरे वर्ड बोलेंगे। तो ये डेटा टाइप का नाम है, और ये कम्युनिकेशन का नाम है। बोलने के लिए एरे बोलते हैं। तो कोई बोले कि हमने नंपाई एरे में ये बनाया, तो ये मत कहना कि नंपाई में तो एनडी एरे होते हैं, एरे कहां से आ गए। तो लोग एनडी शब्द को इग्नोर करते हैं और एरे शब्द का इस्तेमाल अपना कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर हम एरे वर्ड की डेफिनेशन देखें लिटरली क्या होती है, तो एरे की डेफिनेशन यही होती है कि सीक्वेंस ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट। सीक्वेंस ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एरे कहते हैं। चलो, तो पहला तरीका नंपाई लाइब्रेरी से एरे बनाने का। एरे नाम का एक फंक्शन होता है। एरे फंक्शन ये कह रहा है कि मैं आपका एक एरे बना दूंगा, लेकिन मैं एक लिस्ट का यूज करके बना दूंगा। तो आप मुझे एक लिस्ट दे दो, मैं उस लिस्ट में जो एलिमेंट होंगे उनको कॉपी करके एरे में रखकर आपको दे दूंगा। तो इसमें ए जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप मैं निकालूंगा, तो वही आएगा जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइप लगा के किसी वेरिएबल का डेटा टाइप निकाला जा सकता है, एनडी एरे। तो डेटा टाइप का नाम है एनडी एरे। बोलने के लिए एरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्रिंट करा के देखते हैं कि देखने में एरे कैसे होता है। सर ये तो बिल्कुल लिस्ट ही है। हमने कहा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप लिस्ट को प्रिंट कराते हो तो बीच में कॉमा आता है और यहां पर स्पेस आता है। तो ये तो देखने वाला डिफरेंस है। टेक्निकल डिफरेंस तो आप टाइप से पता चलेगा आपका। ठीक है, तो पहला तरीका हो गया एरे बनाने का ये है। लेकिन सर अब ये बताओ, एक तरफ आप ये कह रहे हो कि एरे को इसलिए लाया गया था कि वो सिमिलर टाइप के एलिमेंट को स्टोर करेगा, अलग अलग टाइप के एलिमेंट स्टोर कर ही नहीं सकता। दूसरी तरफ एरे को बनाने का जो तरीका आप सिखा रहे हो वो लिस्ट से सिखा रहे हो, और लिस्ट के अंदर तो ऐसा हो जाता है। हमने कहा पॉइंट तो है, इसको कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं। मैंने क्या करा, यहां पर एक को फ्लोट बना दिया। अब देखो ये तीन इंटीजर हैं, एक फ्लोट है। तो एरे फंक्शन ये कह रहा है ये रूल के अगेंस्ट है, क्योंकि मैं एरे बनाऊंगा और एरे के अंदर सारे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के होंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, कोशिश करता हूं, अटेम्प्ट करता हूं कि मैं इन सबको किसी एक डेटा टाइप में ले आऊं। और अगर मैं ऐसा कर पाया तो फिर एरर आपकी नहीं आएगी और सारे एलिमेंट उस एक डेटा टाइप में आ जाएंगे।
अब इस फंक्शन के पास दो ऑप्शन होंगे। पहला, सबको फ्लोट बना दे, 10 का 10.0 कर दे, 20.0, 30.0, ये फ्लोट है ही। या इसको इंटीजर बना दे और सब इंटीजर हो जाएं। सोचो अगर इसका इंटीजर बनाया गया तो डेटा का नुकसान हो जाएगा, फिर आप बोलोगे अरे फंक्शन नुकसान कर देगा हमारा। तो शायद ये डिसीजन ये लेगा कि सबको फ्लोट बना दे। क्या सबको फ्लोट? तो जीरो दिख नहीं रहा है ना, तो 10 पॉइंट, अगर जीरो कहीं होता है एरे के अंदर तो वो पॉइंट क्या का दिखता नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट कैसे हो गए हमारे? फ्लोट हो गए। अब इसको थोड़ा सा मैं और क्लियरिटी के साथ समझाता हूँ। अब मैंने क्या करा, इसमें एक एलिमेंट और डाल दिया, मान लो यहां कर दिया 5। तो सर अब तो ये स्ट्रिंग हो गया। एरे फंक्शन कह रहा है देखो मैं लास्ट तक लड़ूंगा, मैं अभी भी कोशिश करूंगा सबको एक जैसा कर दिया जाए। तो अब तीन ही ऑप्शन है, या तो सबको इंटीजर बना दो, नहीं हो सकता, ये तो चलो डेटा का नुकसान होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। सबको फ्लोट बना दो, ये तो हो जाएगा, ये फिर भी नहीं हो सकता। सबको स्ट्रिंग बना दो, तो कोई नुकसान नहीं है किसी का, तो वो यही कर देगा, सबको स्ट्रिंग बना देगा। लेकिन अपना रूल नहीं तोड़ेगा, रूल है कि सारे एलिमेंट सेम टाइप के होंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार स्टैट्स में जा रहे हो और ऐसा ये बिहेवियर हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है। भाई स्टैट्स में तो मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिक डेटा चलना चाहिए, और इसी के ऊपर लाइब्रेरी ने अपना नाम रखा है नम पाई, न्यूमेरिक पाइथन। तो आप क्या करो, यहां पर स्पेसिफिकली क्या कर सकते हो, एरे फंक्शन को बता सकते हो कि भाई मुझे सारी वैल्यू इंटीजर चाहिए, सारी वैल्यू इंटीजर चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले 5 हटाते हैं, और मैं इसको फोर्स करूंगा तो लिखूंगा डी टाइप। डी टाइप एक आर्गुमेंट है एरे फंक्शन का, और यहां पर मैं लिखूंगा कि मुझे सारी वैल्यू इंटीजर चाहिए। लेकिन सर एक चीज बताओ, इंटीजर तो आज तक कभी हमने लिखा ही नहीं पाइथन में। सोचकर देखो, 4 महीने से पाइथन पढ़ रहे हो, कभी आपने ऐसे लिख कर देखा इंट एक्स इक्वल टू 10? तो आप आज क्या आ जा रहा है लिखो, तो लिखें कैसे? क्योंकि लिख ही नहीं सकते ना, लिख सकते तो अब तक लिख ही रहे होते इसको हम। जावा में लिखते हैं, सी में भी लिखते हैं। हाँ तो अब नमपाई नमपाई लाइब्रेरी बनाने वालों ने क्या करा, अपने खुद के डेटा टाइप भी बनाए। सिर्फ उन्होंने एनडी एरे नहीं बनाया, नमपाई के क्रिएटर ने सिर्फ एनडी एरे डेटा टाइप ही नहीं बनाया, अपने कुछ नए डेटा टाइप बनाए, 20-25 डेटा टाइप नए बनाकर ऐड करे। अब नमपाई के अंदर जो डेटा टाइप हैं उनको लिखने के लिए एनपी, नमपाई लाइब्रेरी का नाम, डॉट, उसका डेटा टाइप। तो एक डेटा टाइप है जिसका नाम है इंट 16। इंट 16 का मतलब है ऐसा इंटीजर जो पर वैल्यू 2 बाइट्स खाएगा। 16 बिट्स हैं, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 2 बाइट्स हमारा हो गया, यानी कि ये 2 बाइट, ये 2 बाइट, ये 2 बाइट, ये 2 बाइट, टोटल 8 बाइट खर्चा आएगा मेमोरी का बस। तो सर 32 कर दें तो हर वैल्यू 4 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट, तो और छोटा कर देते हैं, हमने कहा और छोटा कर दो, हर वैल्यू 1 बाइट, वन, इससे छोटा नहीं होगा। तो फिलहाल इसको डिस्कस करेंगे, अभी जो पर्पस है वो देखते हैं। कह सकते हो, मतलब वहां पर उन्होंने वो नाम स्मॉल इंट बिग इंट कर रखे थे, इन्होंने अलग से नाम नहीं दिए, इन्होंने साथ में साइज लगा दिया। तो अब यहां ध्यान से देखो, 4.5 क्या बनकर आया? 4। अब आप इसको ब्लेम नहीं करोगे कि हमारा नुकसान कर दिया, ये तो फ्लोट ही बना रहा था, आप ही ने कहा फोर्सफुली कि नहीं सबको इंटीजर बना दो, है ना। तो अब रूल है कि सारे एलिमेंट सेम टाइप के होंगे, या तो ये अपना इन्फर करेगा, इन्फर का मतलब खुद से डिसाइड करेगा, या आप जो कह रहे हो वो बात मानेगा। अब हमने क्या करा, इस बार कॉन्सेप्ट को और इंटरेस्टिंग कर दिया। मैंने कभी एक काम करो, सबको फ्लोट बना सकते हैं कि? हमने कहा फ्लोट भी बना सकते हो। अच्छा अगर सबको फ्लोट बना सकते हो तो एक काम करो, इसमें इस बार स्ट्रिंग ले ही आओ, अब बनाओ सबको फ्लोट। कह रहा है कन्वर्ट नहीं कर सकता मैं 5 को फ्लोट में। तो अब इसका मतलब यह है कि एनडी एरे का पहला पॉइंट तो प्रूफ हो गया। पहला पॉइंट है एनडी एरे का कि अगर आप एरे के अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यू रखते भी हैं तो उनको वो पहले एक ही टाइप में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करते समय अगर कोई ऐसी वैल्यू आ गई
जो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी किसी सिंगल टाइप के हिसाब से, तो उसी समय एरर आएगी। ऑपरेशन तक की बात ही नहीं पहुंचेगी कि आप आगे कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं। और अगर आप कहते हो कि नहीं मैं बताऊंगा एक्सप्लिसिटली एरे के अंदर हर एलिमेंट का टाइप क्या होना चाहिए, तो आप डी टाइप नाम का आर्गुमेंट यूज करके खुद भी अपना बता सकते हैं। ठीक है, इन डेटा टाइप पर डिस्कशन करेंगे हम, है ना। लेकिन अभी मैं आपको दो डिफरेंस का कोड बनाकर कंप्लीट कर देता हूं। अब दूसरा डिफरेंस क्या था उसका कोड देखते हैं। नंपाई एरे बनाने का जो पहला तरीका है, इस तरीके में डिपेंडेंसी लिस्ट के ऊपर है। दूसरा तरीका ए रेंज नाम का फंक्शन होता है। ए रेंज फंक्शन ये कह रहा है बताओ कहां से शुरू करें, कहां पे खत्म करें, और कितने का गैप रखना है। उसी हिसाब से एरे के अंदर एलिमेंट ला दिए जाएंगे। लाइक रेंज स्टाइल, जैसे रेंज फंक्शन होता है उसी तरह से एरे बनाने के लिए ए रेंज, ऐसा रेंज फंक्शन जो एरे बना कर दे उसे ए रेंज फंक्शन कहते हैं। अरेंज कर लो, ठीक है। तो अब बात आती है लिस्ट और एरे के अंदर अगर मैं सेम एलिमेंट रखूं तो मेमोरी को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, 5,000 एलिमेंट इसमें डाल दिए, प्रिंट करके हटा देंगे। तो 0 से लेके 4,999 तक के एलिमेंट हैं इसमें। ठीक है, मैंने एक एरे बनाया और 5,000 एलिमेंट इसमें डाल दिए, प्रिंट नहीं कराई, बस ऐसे ही डाल दिए। अब जो वैल्यू 0 से लेकर 4,999 लिस्ट के अंदर है, सेम वैल्यूज एरे के अंदर भी हैं। मैंने क्या करा, मैंने दोनों का मेमोरी साइज गेट करा कि लिस्ट का मेमोरी यूसेज क्या आ रहा है और एरे का मेमोरी यूसेज क्या आ रहा है। थोड़ा सा ज्यादा ही आया है किसका, एरे का, कम नहीं आया है। अब मेरे हाथ में कंट्रोल है कि मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, डी टाइप, देखो अगर लिख पाए तो np डॉट इंट 16 करके देखते हैं। ये तो सर एक चौथा ही रह गया। हमने कहा अभी और भी कम कर लोगे, 8 गुना, लिस्ट में कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कुछ कर लोगे। अगर आपको 5,000 वैल्यूज 0 से लेकर उस रेंज में रखनी है तो इतनी मेमोरी देनी पड़ेगी आपको, कोई और तरीका है नहीं। ये कह रहा है मेरे पास बहुत तरीके हैं। जब आप 8 लिख रहे हो तो इतने में काम हो गया, थोड़ी ज्यादा लिखोगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा और आना चाहिए कि फिर कोई 16 क्यों लिखेगा और फिर कोई 32 क्यों लिखेगा जब इतने से ही काम हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आई गेस ये होता होगा। तो अब कोई और ज्यादा क्यों लिखना चाहेगा, नहीं इतना नहीं होता है, 24 तक 64 तक लास्ट है। ठीक है, तो अब बताओ भाई, जहां पर भी हमें इंटीजर का डेटा टाइप लगाना है वहां पर हम नमपाई का इंट 8 वाले ही लगाएं, इंट 16 32 क्यों लगाएं, क्या आंसर दे सकते हो उसका। और मैं तो ये कहूंगा बनाने वाले ने बनाई क्यों 32 और 64। हाँ, तो इनका जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड है। इंट 8 अगर मेमोरी में 1 बाइट ले रहा है, 8 बिट्स मतलब 1 बाइट ले रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि वो -128 से लेकर +127 तक की वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। इससे बड़ी वैल्यू अगर आ गई तो वो स्टोर हमारी नहीं करेगा, डेटा आपका लॉस हो गया होगा। ठीक है, इसका मतलब मैंने जो एरे बनाया है ना, इस एरे में सब गलत हो गया होगा, क्योंकि आपने वैल्यू कहां से कहां तक रखी है, 0 से लेकर 4,999 तक। लेकिन इस एरे के अंदर हर वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है, सिर्फ 128 से 127। क्या करा होगा उसने, सारी वैल्यू को इसी रेंज में ट्रंकेट कर दिया होगा। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं अपने हिसाब से सोचूं, तो 16 वाला डिसीजन आपका सही है। 16 वाले में जाओगे
तो आपकी वैल्यू -327768 से लेकर +32767 इस रेंज में आपकी आ सकती है। ठीक है, तो सर अभी भी ये रेंज हमारी कैसी है, ये रेंज हमारी ज्यादा हो गई। सोच कर देखो, अगर मैं यहां पर 32 कर दूं, तो अब ये आपका कायदे से जो आप रेंज की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उस रेंज का स्टोर कर पाएगा। इसकी जो रेंज है मुझे याद नहीं है, लगभग 8 डिजिट की है। अराउंड 8 डिजिट तक की वैल्यू आप इसमें स्टोर अपनी कर सकते हो। तो सोच कर देखो, स्मार्टली अगर मैं कोड लिखूं, तो अगर मैं 0 से 100 तक की 10,000 वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, ध्यान से सोचना, मेरे पास एक कॉलम है एज, 800 करोड़ लोगों की एज रखी है इसमें, पूरे वर्ल्ड में जितनी आबादी है सबकी एज इकट्ठी कर ली मैंने। अब ये बताओ, हर वैल्यू जो 800 करोड़ में होगी वो किस रेंज में हो सकती है? ये तो हो गया हमारा इंट 8 का। बट रियल वर्ल्ड में किसी की एज क्या हो सकती है? 0 से कम तो हो नहीं सकती, और लगभग 100 के आसपास बहुत है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए हर वैल्यू 0 से 100, 0 से 100, 0 से 100 होगी, तो इसको आप np.int8 में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी बहुत मेमोरी बचा सकते हैं। और यही चीज अगर आप लिस्ट से करोगे पाइथन की, तो बहुत मेमोरी लगेगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि एनडी एरे के आ जाने से क्या फर्क पड़ता है स्टैट्स में, सर बहुत फर्क पड़ता है। एक, मेमोरी यूसेज बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज मैनर में हम अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे, लिस्ट में कोई फैसिलिटी नहीं है। दूसरा, एग्जीक्यूशन, जो हमारा एनडी एरे डेटा टाइप है वो सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करा गया है, और लिस्ट हमारा पाइथन में बनाया गया कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जो एफिशिएंसी आएगी ऑपरेशन की जो हम करने वाले हैं आगे, स्पेशली मैट्रिक्स वाले, बहुत फर्क आता है रिजल्ट में। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम, नहीं नहीं, मतलब इस बात में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि अगर मेमोरी ज्यादा लगी है तो, अब जैसे मैं यहां पर इसको 64 कर दूं तो लगभग सेम ही आ जाएगी। फिर भी अगर हम देखें तो एरे का एग्जीक्यूशन जब किसी ऑपरेशन में किया जाएगा तो फास्ट होगा। तो मतलब मेमोरी ज्यादा है इसलिए एग्जीक्यूशन स्लो हो रहा है, ये आपस में रिलेटेड टर्म हमारे नहीं होते। ठीक है, चलो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना, कल मिलेंगे। कल नंपाई एरे पर और डिस्कशन करेंगे, अच्छे पॉइंट्स कुछ और।